दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस टोटल 31 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जो आज के इस टेस्ट में 31 में से 25 क्वेश्चंस का आंसर सही करता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसेक इकाई है, किसे मापने की इकाई है? तो गाइस देखो, पारसेक और लाइट ईयर प्रकाश वर्ष ये दोनों खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने की इकाई है। तो इसके द्वारा क्या है, जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी मापा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश वर्ष ज्यादा दूरी मापने की इकाई है या पारसेक? तो पारसेक दोस्तों प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूरी मापने की इकाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों आते ही आते हैं, तो इन्हें तो आप करके ही जाना। अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि, इनमें क्या अंतर है? तो जो अदिश राशि होता है इसे तो इंग्लिश में दोस्तों स्केलर्स कहा जाता है और सदिश राशि को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों वेक्टर्स। ओके, ये दोनों क्वांटिटीज है फिजिक्स में मापने की। तो यहां पर क्या है ना, जो अदिश राशि होता है इसमें दोस्तों केवल जो है ना, अदिश राशि में केवल जो है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, केवल इसमें परिमाण होता है, मतलब इसमें साइज होता है, मात्रा केवल माप सकते हो। लेकिन वहीं पर जो सदिश राशि है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझोगे। अदिश राशि में मैंने अभी क्या बताया कि इसमें बस मात्रा होता है, मतलब इसमें ये कह सकते हो एक प्रकार से कि इसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण उसमें पता चलता है, मात्रा। तो अदिश राशि में ऊर्जा आ जाता है, लेकिन वहीं पर सदिश राशि के अंतर्गत संवेग आ जाता है, क्योंकि इसमें मात्रा और दिशा दोनों होता है, वल आघूर्ण आ जाता है। तो अदिश राशि आपको पता चल गया दोस्तों, स्केलर्स ऊर्जा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सदिश राशि कौन सी है? तो देखो सदिश राशि जो है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो वेग में होता है, ठीक ना। वहीं पर द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सभी क्या है, अदिश राशि है, ये तीनों याद रखिएगा। ओके, चलिए और कौन कौन से होते हैं तो ये आप सर्च कीजिए गूगल पे और इनको आप याद करके जरूर जाइएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि, तो देखो सदिश राशि कौन सी है इसमें है दोस्तों वेग, ठीक ना, वेग सदिश राशि है। ये तो हो ही गया, सॉरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के वेग, संवेग, ठीक ना, मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये है हमारा दोस्तों द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। असव मतलब घोड़ा यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर बैठे जो व्यक्ति है उसके गिरने की आशंका का कारण है, क्या है? तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर गति का नियम वाला लागू हो जाएगा, विराम का जड़त्व, ठीक ना, विराम का जड़त्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल गुणनफल है किसका? तो वल जो है ना, ये द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है, फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन, शरीर का वजन दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पोल्स पर, ओके, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आपको पता है दोस्तों 1/6 होता है, तो यहाँ पर घटकर जो है 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। वहीं पर अगर आप चंद्रमा से लेकर आओगे 100 न्यूटन का कोई भार वाला कोई वस्तु, तो पृथ्वी पर हो जाएगा ये 600 न्यूटन, 6 गुना। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों? तो आपको पता है दोस्तों ग्रेविटेशन की वजह से। अब इनमें क्या अंतर है तो देख लीजिए, इनके बीच जो अंतर है ना, यह है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, ठीक ना, तो इस वजह से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल को किसमें मापा जाता है? तो इसकी गुणनफल को दोस्तों मापा जाता है टॉर्क में, टॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में प्लवन, प्लवन मतलब तैरते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? देखिए, गतिज ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। किसमें नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो देखो, जो वस्तु गति में होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और जो वस्तु स्थिर होता है लेकिन उसमें कुछ काम करने की क्षमता होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में खींचा हुआ तीर, वो स्थिर है लेकिन उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया है जो कि वो कुछ कर सकता है। बांध में ठहरा हुआ पानी, अगर खोलेंगे बांध को तो पानी नीचे आएगा और कुछ काम कर सकता है, वो टरबाइन को घुमा सकता है और बिजली उत्पन्न हो सकती है। ठीक ना? तो देखिए, इसमें कौन सा गतिज ऊर्जा नहीं है? तो जो गतिज ऊर्जा नहीं है वो आपको बताना है। चली हुई गोली, ये बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष और चलता हथौड़ा गतिज ऊर्जा नहीं है। तो बहता हुआ पानी भी गतिज है, खींचा हुआ, हाँ, खींचा हुआ धनुष जो है ये नहीं है, क्योंकि अगर धनुष को छोड़ दिया जाता तब वो गतिज ऊर्जा होता, लेकिन यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक ना? यह है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब चल रही है, देख लीजिए, ए बी सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, और अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। तो उसका जो वास्तविक भार से जो उस टाइम पे जो भार होता है ना, वो कम होता है जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जाती है, तो जो रियल वजन उससे कम हो जाता है। ओके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। लोलक के कालावधि, टाइम पीरियड आपको बताना है पेंडुलम का। तो ये होता है दोस्तों, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। ठीक ना? उसके पेंडुलम के लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, उसके टाइम पीरियड कि कितने घंटे में वो मतलब घूमेगा, मतलब ये रोटेट करेगा, कितने घंटे में, कितने सेकंड में। वैसे भी पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों पवासो अनुपात। ये थोड़ा ज्यादा टफ है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण दोस्तों ऊपर उठता है? तो कोशिका क्रिया के कारण। ठीक है, इसे कोशिकत्व भी कहा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। इसने उत्प्लावकता का नियम दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, और ये किस देश से संबंधित है? तो ये तो नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ग्रीस से है। वैसे अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जो अवश्रव्य तरंगे होती है इससे हम सुन नहीं सकते। जो श्रव्य तरंगे होती है ना दोस्तों, इसकी जो आवृत्ति होती है वो मैं आपको बताता हूँ पहला ऑप्शन से। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो गाइस, जो अवश्रव्य तरंग है इसे इनऑडिएबल वेव्स कहते हैं, और जो श्रव्य होता है उसे ऑडिएबल। तो ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। देखिए, इंसान जो है ना दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती है, जो आवाज होता है, उसे नहीं सुन सकता। ठीक ना? तो कौन कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता? इनऑडिएबल 20 हर्ट्ज से नीचे वाला, और 20 हर्ट्ज 20 किलो या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला जो होता है उसे दोस्तों कहा जाता है, इंग्लिश में आपको बताता हूँ, उसे इंग्लिश में दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से ऊपर वाला, उन दोनों को नहीं सुन सकता। ठीक ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया 20 हर्ट्ज से 20 किलो कह सकते हो या 20,000 हर्ट्ज, याद रखिएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको पता है दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। ओके, और इनका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा जो है समुद्र के नीचे पता लगाने के लिए वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे उतार चढ़ाव को दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है ये संवहन कहलाता है, संवहन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लिक्विड में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है
ये आपको पता है पारा, क्योंकि ये धातु है और धातु कमरे के ताप पर 30 या 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले, ठीक ना, क्वथनांक और का मतलब आपको पता है बॉइलिंग से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण कहा जाता है, मतलब ठीक ना, उबलने से पहले वाष्प बनता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, कितने ताप पर? तो वहां पर वायुमंडलीय दाब दोस्तों शायद कम होता है, ठीक ना, तो इस वजह से 100 डिग्री से कम पर जो है उबलने लगता है पहाड़ों पर जल। ओके, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि भाप में दोस्तों गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, ठीक ना, इस वजह से। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपको पता है दोस्तों, प्रकाश का रीजन है यहाँ पर, यह अपवर्तन, क्लास 10th में आपने पढ़े हैं, ठीक ना, प्रकाश चैप्टर में। अपवर्तन, एक होता है परावर्तन, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो अपवर्तन होता है ना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? परावर्तन और अपवर्तन। हाँ, परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक ना, रिफ्रैक्शन अपवर्तन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश जाता है, दोस्तों हीरे से कांच में, ठीक ना, तो ये होता है